नमस्ते दर्शकों, मैं अखिल कोठारी आपके पास में लेकर आया हूँ कृषि ऋषि का अगला एपिसोड। जैसा आप जानते हैं, कृषि ऋषि शून्य एग्रीटेक की हमारी एक पहल है जहाँ पे हम जो कृषि से संबंधित ऋषि हैं, जिनके पास में वो ज्ञान है, वो समझ है, वो जानकारी है, जो आपको आपके कृषि से संबंधित सवालों के जवाब दे सकती है, आपको कैसे सफलतापूर्वक कृषि में जाना है, कैसे करना है और कहाँ पहुंचना है, इस सब के लिए काफ़ी मार्गदर्शन करती है। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह हैं। सर जीनोम के विषय में काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं और अभी पूसा के साथ कनेक्टेड हैं पिछले 20-25 साल से सर, 23-24 साल जी से। जी और सर 24 की साल से। 24 साल से। एंड सर इज़ एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। इनके अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं याद तो नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक ब्रीफ में इट वुड बी बेटर सर अगर आप ही कुछ दर्शकों को थोड़ा बता पाएँ। मैंने असल में अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही की है। इसके अच्छा। बाद सेकेंडरी जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन जो बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। इसके बाद 1981 में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहाँ पर मैंने पीएचडी किया और पोस्ट डॉक्टरल किया। तो टोटल 10 साल तक ऑस्ट्रेलिया में था। फिर 91 में मैं वापस आ गया इंडिया में। फिर इंडिया में विभिन्न संस्थाओं में मैंने काम किया, सीएसआईआर में, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। फिर पिछले 24 साल से मैं पूसा इंस्टीट्यूट में हूँ, दिल्ली में जो पूसा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैं एज ए वैज्ञानिक और प्रोफेसर वहाँ पे काम कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में, और फसलें तरह तरह के उनके सुधार जो करते हैं, वैरायटी डेवलप करते हैं, और उस क्षेत्र में हमारा रिसर्च है और पढ़ाना है स्टूडेंट्स को। सर तो हमारे जो बेसिक जो कोर दर्शक हैं वो किसान हैं जो बहुत कम संसाधनों के साथ में खेती कर रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं, या बेसिकली उनका जो काम है, उनका सारा कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सब एग्रीकल्चर और पशुपालन के आसपास केंद्रित है। तो एक बार सर, क्योंकि मेरे को पता है ये सुनने में बड़ा वर्ड लगता है बट आई एम श्योर वो ना बहुत ज़रूरी वर्ड है, जीनोम्स। ये एक ऐसी चीज़ है, लाइक इस पे अभी काफ़ी सारा काम भी किया है एंड आई एम श्योर कई जगहों पे ये अप्लाइड भी है, लेकिन फिर भी एक अगर आप उन लोगों के साथ इसको कनेक्ट कर पाएँ, एक हमें कुछ सिंपली बता पाएँ कि ये कैसे क्या है। देखिए, जीनोम जो है एक नया शब्द है। हाँ। लेकिन इसके पहले जेनेटिक्स, जिसे हम कहते हैं, जेनेटिक्स बहुत पुराना शब्द है। बहुत लोग जेनेटिक डिजीज जैसे हम कहते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी है, आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा कहते हुए। हाँ। ये जेनेटिक है, मतलब कि ये खून में है ये चीज़। हाँ। तो वो जो लक्षण होते हैं, तरह तरह के जो लक्षण होते हैं सभी जीवधारियों में, वो कोडेड होते हैं। चाहे वो कोई वायरस हो या बैक्टीरिया हो या पेड़ पौधा हो या जानवर आदमी हो, सबके गुण जो हैं उनके डीएनए में कोडेड होता है। तो जैसे अगर हम धान की फसल बोते हैं तो उससे धान का बीज बोते हैं तो धान उगता है, और आदमी का बच्चा आदमी होता है, और पशु का बच्चा पशु होता है, या आम का गुठली लगाएंगे तो उससे आम पैदा होता है। तो जो उसकी लाइफ जो शुरुआत होती है एक सिंपल एक छोटे से कण से होती है। तो उस कण के अंदर वो सारे गुण जो है लिखे होते हैं। जैसे हम किताब में लिखते हैं ना, वैसे ही भगवान ने उसको लिख रखा है, बहुत ही महीन महीन अक्षरों में। मतलब एक सेल में इतने ज़्यादा अक्षर हैं कि पूरा एक कमरा भर जाएगा किताब में अगर उसको लिखेंगे आप तो वो उसका जेनेटिक कोड होता है। तो उसी पे हम लोगों का रिसर्च होता है, उसी से गुण निर्धारित होते हैं। उसी से अगर हम मुर्गी के अंडा से मुर्गी पैदा होगी और बत्तख के अंडा से बत्तख पैदा होगा, और धान के बीज से धान पैदा होगा, क्योंकि उसका कोड उसके अंदर है। वो जेनेटिक्स का विज्ञान होता है। और धान के अंदर भी तरह तरह की वैरायटी होती है। अगर बासमती वैरायटी लेंगे, बासमती का बीज होगा तो बासमती होगा, मोटा धान होगा तो मोटा धान होगा या महीन होगा। तो हर अलग अलग जो वैरायटी होती है उसका गुण उसके बीज में उसमें लिखा होता है कोड में। तो उसी को हम लोग का काम है, जो जेनेटिक्स के लोग जो विद्यार्थी होते हैं वो उस चीज़ को समझते हैं कि कैसे किसी गुण को कौन सा डीएनए बनाता है, तो उसके बाद उसमें सुधार करते हैं।
या उसको संकरण करके फिर उसमें से सिलेक्शन करते हैं जो वैरायटी बेस्ट होती है। और एक बार जो वैरायटी बन जाती है तो फिर आपका बीज तैयार हो गया, उसको आप बोते रहिए बार बार, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये उसका विज्ञान होता है जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, और ये डीएनए पर आधारित होता है। अभी पीछे जो कोरोना की महामारी आई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ शब्द सुनने में आए, जैसे RT-PCR होता है। पहले कोई नहीं जानता था कि RT-PCR क्या होता है, लेकिन सबको टेस्ट कराने पड़े तो सब लोग जान गए कि RT-PCR। तो RT-PCR वो डीएनए का ही टेस्ट होता है जो उससे बता देते हैं कि आपको ये कोरोना का वायरस है कि नहीं है। इस तरह से बहुत सारे टेस्ट होते हैं बीमारियों के लक्षणों के, सब डीएनए पे आधारित होते हैं। तो कौन से वायरस से, कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, ये सब डीएनए पर निर्धारित होता है। और वैरायटी का गुण क्या होगा, उसकी उपज कितनी होगी, बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता कितनी होगी, और उसकी क्वालिटी कैसी होगी, सब कुछ डीएनए में होता है। अगर वो बीज सही नहीं होगा तो आप कितना भी उसको खाद पानी दे लेंगे, उससे उपज ज़्यादा नहीं होगी या अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो ऐसे दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो हमारा जो जेनेटिक, हमारा जो बनावट है जो कि उसके जीन के अंदर है, और दूसरा है कि कैसे पर्यावरण में जो वातावरण है उसका भी प्रभाव होता है। अब समझ लीजिए कि आपको बढ़िया से बेस्ट बीज मैं दे देता हूँ, अगर आपकी ज़मीन में उपजाऊ शक्ति नहीं है, खाद पानी उसका मैनेजमेंट नहीं सही है, तो उपज नहीं होगी। और उसका उल्टा भी सही है कि अगर आपका बेस्ट मैनेजमेंट है लेकिन बीज ही खराब है, बीज में मतलब उपज तब भी नहीं होगी। तो दोनों को सही होना ज़रूरी है। तो हम लोग को कृषि विज्ञान में हमारा ICAR जो है उसके 113 संस्थान हैं, इसके बाद 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं पूरे देश में। तो ये 200 से ज़्यादा संस्थान हैं जो कि इसी के विभिन्न पहलुओं पर रिसर्च करते हैं, अलग अलग, जैसे जानवरों पर, पेड़ पौधों पर, जो भी हमारे कृषि की जो भी वस्तुएं हैं उन पर रिसर्च किया जाता है कि कैसे हम बढ़िया से बढ़िया बीज दें, बढ़िया से बढ़िया नस्लें दें, उसका कैसे व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया किया जाए, कितना खाद कितना पानी डाला जाए, कितनी जुताई, तो उसको सभी व्यवस्थाओं पे रिसर्च करके तो जो बेस्ट चीज़ें होती हैं उनको किसानों को रिकमेंडेशन दिया जाता है। अच्छा, तो ये इस तरह का शोध हम लोग अपने यहाँ करते हैं। तो जैसे आपने जेनेटिक्स और जो जीनोम की बात आपने की, तो जीनोम का मतलब होता है कि सारे गुण को जब हम एक साथ देखते हैं, ये शब्द का उत्पत्ति ऐसे बनाते हैं कि जिसे ओम होता है ना, ओम का मतलब है कि पूरा सब कुछ ओम में मिला होता है। जी जी। तो जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया था, एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसने जीनोम शब्द का नाम दिया था। तो पहले हम केवल जीन जानते थे, एक गुण के लिए एक जीन होता है। तो अब हम पूरा जीनोम लेवल पे हम अध्ययन करते हैं कि सारे गुण को देखो, आप एक गुण को नहीं देखो। जो 35,000 50,000 गुण उसके अंदर हैं, एक धान के अंदर है, आदमी के अंदर 30,000 गुण हैं, तो सबका अध्ययन करने को उसको हम जीनोम कहते हैं। तो एक तरह से कि जीन का बहुवचन जीनोम हो गया। जीनोम मतलब सारे गुण को एक साथ देखना, ये जीनोम सा है। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत कॉमन चीज़ हो गई, जैसे RT-PCR है, इस तरह से जो हम कोरोना का भी जीनोम सीक्वेंसिंग हर जगह हो रहा था। तो सारी बीमारियों वगैरह का भी पता चल जाता है कि कौन सी जेनेटिक बीमारी किसके अंदर की संभावना है, ये सब जीनोम से पता चलता है। जो भी हम उनका नस्ल सुधार करते हैं तो उसमें जीनोम का बहुत महत्व होता है। तो और ये सर, अब ये सुनने में और करने में ऐसे लगता है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, बट आपने तो गांव से ऑस्ट्रेलिया और फिर वापस इंडिया का पूरा जर्नी किया है, तो तब से लेके अभी तक क्या ये वाला जो शोध जो भी हमने किया है, क्या ये किसानों तक पहुंच पाता है सक्सेसफुली? क्योंकि आपने कहा कि वो किसानों तक जानकारी पहुंचनी भी चाहिए, पहुंच पाता है, और वो चाहे तो कैसे? हाँ, देखिए ऐसा है ना कि जो जानकारी जो इसका विज्ञान है उसको किसान को जानने की ज़रूरत भी नहीं है। किसान को तो अपना प्रोडक्ट चाहिए, जैसे उसको अच्छी एक वैरायटी चाहिए, और अच्छी जैसे धान की वैरायटी, गेहूं की वैरायटी है, या कोई अच्छी दवा है या खाद है, ये चाहिए। उसके पीछे विज्ञान क्या है उसमें उतनी जानने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक सामान्य जानकारी होना चाहिए कि ये वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है और ये काम करेगा। तो इसके जो फल हैं, जो हमारी रिसर्च का जो फल है वो किसानों तक पहुंचा है, लगातार पहुंच रहा है। अच्छा। जैसे हमने कई प्रजातियां रिलीज़ की, कई धान की, गेहूं की। अभी दो दिन पहले 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने 109 वैरायटी रिलीज़ की है पूसा के अंदर। अच्छा। 10 तारीख को भी हुआ है।
हाँ 2-3 हाँ दिन हाँ हाँ पहले, हाँ, एक्चुअली में हाँ, जिसमें अभी कि हो रहा वो था, मैं भी गया था। वैरायटी जो है 109 वैरायटी हाँ कई फसलों की उन्होंने रिलीज़ की। हाँ। तो उसमें जैसे हमारी बनाई हुई वैरायटी कुछ उसमें थी, धान की 2 वैरायटी थी जो कि सूखा और बाढ़ से प्रतिरोधक हैं। हाँ मतलब अगर सूखा पड़ जाएगा तो तब भी उसमें उपज हो जाएगी, या बाढ़ में डूब जाएगा इसके हाँ। बाद भी, बाढ़ तो चली जाती है एक आध हफ्ते के बाद, फिर जो उसमें से उगेगा और पूरा होगा। तो उस तरह से उसमें सुधार किया गया है। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो वो किसानों तक पहुंची हैं, जो भी हम लोग शोध कर रहे हैं जीनोम के आधार पे। तो बहुत सारी 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ विभिन्न फसलों में जीनोम शोध के आधार पर विकसित हुई हैं और वो जो पहुंच रही हैं। जैसे बीटी काटन मान लीजिए, बीटी काटन भी एक जीनोम शोध पे आधारित है, एक जेनेटिक है। बीटी। बीटी काटन, बीटी कपास जो है, अच्छा, बीटी कॉटन, हाँ, हाँ। वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ही विकसित की गई है, जो किसानों में बहुत ही पॉपुलर हुई, बीटी काटन। तो मतलब तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये है कि मेरे को अगर कुछ काम नहीं कर रहा है या मुझे साल दर साल नुकसान हो रहा है, तो प्रॉब्लम मेरे बीज में भी हो सकती है और प्रॉब्लम उसको मैं किस तरीके से उगा रहा हूँ उसमें भी हो सकती है। मेरे को एक ही जगह फाइट नहीं करते रहना है, अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो मुझे दूसरा पहलू भी देखना चाहिए उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है कि हम अच्छे से अच्छा बीज का हम प्रयोग करें, तभी उपज होगी। जो बढ़िया बीज है उसको सही जगह से खरीदें, और ये सबकी जानकारी तब मिलेगी जब हम जो उससे संबंधित संस्थाएं हैं उससे जुड़ेंगे। जैसे हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, कृषि अधिकारी होता है, उद्यान अधिकारी होता है, और ब्लॉक स्तर पर भी सरकार के कर्मचारी होते हैं, और विश्वविद्यालय के हैं। तो इन लोगों से आप जुड़िए। मतलब हर किसान तो नहीं जुड़ सकता है, लेकिन जब किसान एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उनके जो जो लीडर होते हैं, जो उनको लीड करते हैं, वो लोग कनेक्टेड होते हैं। वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिला कृषि अधिकारी के पास जाएंगे, जिला में जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहाँ जाते हैं, फिर वो जानकारी सबको बताते हैं। और बीज कहाँ से बेस्ट उपलब्ध होगा, वो सब चीज़ों का एक तंत्र बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमें उसको पहुँचना है और अपनी वैरायटी सही बीज यूज़ करना है। सही बीज अगर नहीं यूज़ करेंगे तो हमारी उपज सही नहीं होगी। और ये सही बीज क्या बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, या मतलब इतना, जैसे अगर मैं नहीं तीन नहीं चार एकड़ मेरे पास ज़मीन है, 2-3 एकड़ मेरे पास ज़मीन है जिसपे मैं अपना छोटा सा काम करता हूँ। देखिए, इतना कीमत में कोई फ़र्क नहीं होता है। बीज दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कि जो प्योर बीज होता है, और एक होता है हाइब्रिड होता है। राइट। तो जो हाइब्रिड होते हैं उनकी कास्ट थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन करने में कास्ट ज़्यादा आती है। तो अक्सर करके कंपनी जो लोग होते हैं वो हाइब्रिड ही बेचते हैं, और हाइब्रिड बीज जो है 1 साल केवल यूज़ किया जा सकता है, उसको बचा के दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो और लेकिन उसकी उपज ज़्यादा होती है हाइब्रिड की, प्योर लाइन के कंपेरिजन तुलना में। तो जब मैं एज अ किसान देखूं, अगर मैं किसान हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे हाइब्रिड के पास जाना चाहिए कि मुझे नहीं, दोनों हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे कुछ फसलें हैं जिसमें हाइब्रिड ज़्यादा परफॉर्मेंस देता ही देता है, जैसे अच्छा। मक्का का है, अच्छा, हाँ और हाँ। ये है बाजरा है, और कुछ जैसे बागवानी की हाइब्रिड हैं, कुछ सब्जियों के हैं, उसमें उपज ज़्यादा होती है, तो उसमें हम हाइब्रिड यूज़ करें। जो कौन सी वैरायटी यूज़ करेंगे, हाइब्रिड यूज़ करेंगे, ये सब रिकमेंडेशन होता है अच्छा। कि जो भी संस्थाएं हैं वो बताती हैं कि कौन सी इस क्षेत्र में अधिक उपज देगी, तो उसको हम उस क्षेत्र में यूज़ करना चाहिए। और जो बीज की जो दाम होता है वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि किसान तो बीज खरीदता ही खरीदता है बाज़ार से। ये मतलब लोगों का भ्रम है कि किसान अपना खुद बचा के अपने यूज़ कर लेगा। बहुत ही कम किसान हैं जो ऐसा करते हैं। जो प्योर लाइन वैरायटी का भी वो खरीद के ही लगाता है। मैं खुद गांव से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि किसानों को बीज रखने, साल भर बीज वो क्यों रखेगा भला। हाँ छोटा किसान भी है तो बाज़ार से ही बीज खरीदता है। हाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और बीज सब जो उपलब्ध होते हैं उसमें मुख्य समस्या ये होती है कि कभी कभी जो छोटे व्यापारी होते हैं गांव में या इधर उधर, वो नकली बीज भी बेच देते हैं। तो हमें सही शुद्ध स्रोतों से लेना चाहिए बीज को, ताकि उसमें ठगे न जाए बीज में। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए ये दूसरा लेसन है
जो हमें सर से मिला है कि एक मेरे को सही वैरायटी बीज की चाहिए और वो सही वैरायटी तक पहुंचने के लिए हमें मिलके काम करना पड़ेगा। हाँ आप ग्रुप बनाएं, आपके जो लीडर होंगे वो संस्थानों से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इनफैक्ट मैं कई जगह जो देखता भी हूँ। समझदार किसान हैं हर गांव में क्षेत्र में होते हैं, तो उनको आप देख करके कि वो कौन सा लगा रहे हैं उसको लगाइए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और जो समझदार किसान है वो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि कौन सा बेस्ट है, तो वो वही लाते हैं। और जिनकी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जो जगह पर नहीं जा सकते हैं, उनको देखिए कि जो आपके क्षेत्र में जो अच्छे किसान है वो कौन सा लगा रहा है, तो आप उसकी नकल करके वो लगाइए। तो मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। हाँ, मतलब या लेकिन तो अच्छा, अकल लगाइए या नकल लगाइए। हाँ, अच्छी वैरायटी का बीज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी और वैरायटी। वैसे ही जो खाद पानी कितना डालना है, आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालिए, उस सब का रिकमेंडेशन होता है। हाँ, कम डालेंगे तब भी नुकसान है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे तभी वो नुकसानदेह है। आपकी जेब पर भी भारी होगा और मिट्टी भी खराब करेगा, स्वास्थ्य भी खराब करेगा। कई जगह किसान जो है ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल देते हैं। अगर 50 किलो कहा गया है तो 200 किलो डाल देंगे कि ज़्यादा डालने से ज़्यादा पैदावार उपज हो होएगा। जाएगी। ऐसा नहीं होता है, चाहे दवा हो चाहे खाद पानी हो, जितना ज़रूरत है उतना ही डालना है। ठीक मात्रा। उससे कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और ये आपको कौन बताएगा? ये जो संस्थाएं बताएंगी, जो उन पर रिसर्च करने के बाद बताते हैं कि इस फसल में इतना खाद लगेगा, इतना यूरिया लगेगी, इतना पोटाश लगेगा, इतना फास्फोरस लगेगा, और कौन सी दवा इसके लिए बेस्ट है, कितना उसका दर क्या है, कितने लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना है, ये सब मतलब हम अंदाजे से नहीं कर सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हैं कि हम ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा, नहीं होता। ऐसा भी नहीं है। हर का जो एक रेट जो है निर्धारित होता है, तो उसके अनुसार हमको जानकारी लेकर के तब उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो सर एक तो ये बात है कि जो मैं एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं धान की खेती कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छे बीज लाऊं, और अगर मैं सही स्रोत से बीज ला रहा हूँ तो मुझे वो बीज को पैदावार कैसे ऑप्टिमम करनी है उसकी भी सारी जानकारी मुझे वहाँ से मिल जाएगी। पर इसके अलावा भी मैं कुछ कर सकता हूँ कि मेरी आय में बढ़ा सकूँ, क्योंकि अगेन 1 एकड़ में मैं अगर मक्के का नॉर्मल बीज लगाऊं और मक्के का हाइब्रिड लगाऊं तो उसमें मेरा फायदा बढ़ सकता है, पर जगह तो इतनी है। फिर भी जो है, जो आप जो धान फसलें लगाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। जैसे धान, गेहूँ, मक्का, मिलेट या कुछ दलहन लगा लेंगे, उसमें अधिक फ़ायदा नहीं होता है। अगर अभी अधिक फ़ायदा चाहिए तो आपको अलग अलग तरीके के विविधीकरण करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं किसान भाई। जैसे कि आप सब्जियां कुछ लगाइए जो पाली हाउस में लगाते हैं, जो सीजन से वो बहुत महंगा नहीं होता है, बहुत सस्ते, चाहे नेट में लगा देते हैं चाहे पाली हाउस में, जो हरे वाले नेट होते हैं। हाँ, अलग अलग तरीके, वो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे अगर आप पूसा में आएंगे तो वहाँ पर बता देंगे कि कैसे कैसे। अच्छा, कोई भी किसान पूसा में आके इसकी ट्रेनिंग भी ले सकता है? बिल्कुल, पूसा में भी, और भी जो कृषि के संस्थान हैं या तो क्या इस ट्रेनिंग के पैसे भी लगते हैं उनके लिए? कुछ तो पैसे वाली होती हैं, कुछ फ्री भी होती हैं, मतलब हर तरह की हैं। ज़्यादातर फ्री वाली ही होती हैं। जो गवर्नमेंट के संस्थान में जाएंगे तो फ्री होती है। हाँ, मैं उसका चार्ज मैं नहीं बता रहा हूँ, होता। 2-3 दिन पहले मैं पूछा गया तो मैं वहाँ पे देख रहा था अलग अलग क्यारियाँ लगी हुई थी, कहाँ पे कैसे बल्कि सिंचाई के अलग अलग। उनको पैसे दे के बुला, उनका सब खर्चा भी देते हैं। जैसे किसान मेला लगाते हैं, तरह तरह की कुछ ट्रेनिंग होती है, स्पॉन्सर ट्रेनिंग भी होती है। अच्छा। हाँ, उसमें प्रोग्राम होते हैं, मतलब उसमें सीखने का होना चाहिए कि हम जाके सीखेंगे कैसे करना है। और बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल हैं कि 1 एकड़ में कैसे खेती करें, क्या क्या लगाएं, 4 एकड़ में कैसे लगाएंगे, हर तरह का बना हुआ है सिस्टम। उसको आप ले करके उसको अपनाएं और कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि धान गेहूँ के अतिरिक्त अगर आप जैसे और भी चीज़ें करेंगे, जैसे मधुमक्खी पालन कीजिए, मशरूम उत्पादन कीजिए, या मछली पालन कीजिए, प्राण कल्चर कीजिए, या फूलों की खेती कीजिए, या कोई नया फलों का, ऐसे ड्रैगन फ्रूट है, कोई नई नई चीज़ें बहुत सारी आ रही हैं जिसमें करके हम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि उत्पाद को हम कैसे बाज़ार में ले जाएंगे, मतलब शुरू में ही पूर्वा अंत तक कि कहाँ कैसे इसको बेचेंगे, कहाँ पर बेचेंगे, वो सब जानकारी लेने के बाद ही आप उस चीज़ को अपनाएं। हाँ, वो आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, किसान को व्यापारी बनने की ज़रूरत है, जैसा आपने बोला था। क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले हम किसी ने कह दिया ला के लगा दिए
अब हमारे पास 10 कुंतल मशरूम हो गया, लेकिन हमारे पास पता नहीं कहाँ इसको ले जाएंगे बेचने के लिए। हाँ एक किसान का मैं उदाहरण बता रहा हूँ, सतना जिले में मैं गया था। जी तो वो मतलब कंप्लेन किया, दो चीज़ें उन्होंने बताया। एक तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप आलू की खेती कीजिए, जी इसमें बहुत फायदा है। जी तो उन्होंने आलू की किया, उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा, 90 टन से ज़्यादा आलू उन्होंने पैदा कर लिया। जी लेकिन अब आलू को बेचें कहाँ, ये उनको समस्या हो गई कि वहाँ आसपास कोई मंडी नहीं थी। अब वो कहाँ लेके जाएंगे दूर, उतना खर्चा आ जाएगा उसको ट्रांसपोर्ट करने में। हाँ हाँ पहली बात तो पता करें कहाँ बिकेगा। तो उसके सब जो कनेक्टिव वो है ना कि कहाँ पर बिकेगा, वो पहले से पता करो। और इस साल जब हम लगाएंगे तो इस साल उसका भाव क्या रहेगा, पिछले साल ज़्यादा भाव था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल सभी लोग आलू ही लगाने लगे तो इस साल भाव कम हो जाएगा। तो एक हमें मार्केट में क्या होने वाला है अपने अनुभवों से उसका अनुमान भी लगाया जाता है। ऐसी भी कोई संस्थाएं हैं जो इसमें भी किसान की हेल्प करती हैं? हाँ, संस्थाएं हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे वो सरकारी संस्थाएं हैं जो आपको बता देंगे कि पिछले साल क्या हुआ और अगले साल क्या होने वाला है, क्या अनुमान है कि क्या लगाएंगे तो फ़ायदा होगा, क्या लगाएंगे तो कम फ़ायदा होगा। सर हमारे दर्शकों के लिए एक बार ये भी बताएं कौन सी संस्थाएं हैं ये? जैसे मैं अपने जो हमारे ICR से संबंधित हैं, तो हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है जी उससे आप अवश्य जुड़ें। तो कृषि विज्ञान केंद्र के लोग आपको बताएंगे जानकारी, जो भी आप प्रश्न पूछेंगे अगर उनको पता होगा तो बताएंगे, नहीं तो पता करके बताएंगे आपको। अच्छा या कोई कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे आप पूछिए, या फ़ोन कॉल नंबर भी हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में भी बहुत सारे हैं, वेबसाइट हैं, हाँ, फ़ोन हैं। कॉल हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। मतलब थोड़ा प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा प्रोएक्टिव आपको। बनना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो जो कर सकते हैं उनके साथ जाके पूछिए, जुड़िए और आश्वस्त होइए कि जो मैं लगाऊंगा उसकी मार्केट है तभी। या कभी कभी सीधे एक्सपोर्ट से जुड़े होते हैं किसान, कोई प्रोडक्ट बनाया अपना, काटेज इंडस्ट्री भी कर सकते हैं ना, जो कृषि संबंधित उत्पाद जो होते हैं, जैसे आपने अचार बनाने का कुछ खोल लिया या कोई ऐसे शहद बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसके जो आपको बताएगा वो खुद पहले जुड़ा हुआ है कि कहाँ मार्केट जाएगा। तो कई FPO जो किसान के समूह होते हैं ना, किसान उत्पादक समूह जो होते हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ। जैसे हम लोगों ने कुछ काम किया है जैसे बुलंदशहर में, नेकपुर, कई गाँवों में, तो एक एडवांस किसान है, वो सभी किसानों को जुड़ करके वो कई चीज़ें तो वहीं पर बिक जाती हैं। एक आपको आउटलेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो मार्केट से जुड़े होते हैं। वो विपणन में समस्या नहीं होती है, लेकिन आप शुरू में ही सोच के उसको रखिए कि क्या हमारा चैनल है, कैसे जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने कोई एक चीज़ पहले उगा लिया अब बेचने निकले हैं तो अब खोज रहे हैं। मतलब आपको अंत तक पहले ही सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या इसमें लगेगा, कैसे होगा और कहाँ से क्या मिलेगा, फिर कहाँ से उत्पाद हमारा जाएगा। ये पूरी व्यवस्था पहले से सोच करके इसके बाद उसकी प्लान के साथ काम करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ जुड़िए जो कर सकते हैं। हाँ और आजकल तो ये भी हो रहा है ना कि हर गांव में कुछ लोग तो होशियार हैं जो कि खेती कर दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आप उनको अपनी दे सकते हैं ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे, या अगर विश्वसनीय है तो वैसे भी दे सकते हैं। गांव में बहुत चीज़ें विश्वास पे अभी भी होती हैं। अगर जैसे बिजनेस है तो वहाँ तो लिखा पढ़ी के साथ सब होता है कानूनी रूप से, लेकिन मैं जानता हूँ कि गांव में कई लोग हैं जो करते हैं कई लोगों के लिए, तो वहाँ पर वो अच्छे से कर सकते हैं, तो उनको दीजिए, वो अच्छे से करके आपको पैसा दे देंगे। ऐसा नहीं कि आप खुद भी नहीं कर रहे हैं, आपका खेत खाली पड़ा हुआ है या बहुत ही बेकार तरीके से कर रहे हैं, उसमें उपज नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें पहले के हिसाब से हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। आज के जैसा युग है कि गांव में आपको एक तो लेबर भी नहीं मिलते हैं, सब लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो जो लोग भी गांव में हैं, सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो खेती को अपनाएं। फिर एक कस्टम हायरिंग सर्विसेज होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें सब लोग नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास है जो किराए पे देते हैं। जैसे हार्वेस्टर हो गए। हाँ, हर तरह की चीज़ें किराए पे आजकल मिलती हैं। तो वो किसानों को पता है, किसान भाइयों को सब पता है कि गाँव में क्या है। बट मुख्य रूप से है कि अब थोड़ा आप आगे बढ़ करके, मतलब जिस स्थिति में उससे निकलने की कोशिश कीजिए, ताकि हम अपना इनिशिएटिव लीजिए कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े। अब हम धान गेहूँ छोड़ के हम कुछ और ऐसा करेंगे, मशरूम उत्पादन करेंगे। खेती को मजबूरी की तरह नहीं, मौके की तरह देखा एक जाए, मौके की तरह, अवसर की तरह देख करके, और कैसे लाभ होगा उसके बारे में सोचिए, चिंता कीजिए और
उन लोगों से जुड़िए जो आपको मदद कर सकते हैं और फिर उसका अनुपालन कीजिए, तभी फायदा होगा। नहीं जैसे चुपचाप जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेंगे तो फिर उसी तरह से कष्टप्रद बना रहेगा। सर अब जब लाभ की बात कर ही रहे हैं तो ठीक है, बीज मुझे मिल गए, कैसे उगाना है मुझे मिल गया, मार्केट भी मुझे मिल गया, लेकिन उसकी जो रेट है, जो जो आप मेरे को अभी भी जो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि वो वहाँ पे भी हम कि उसको बनाने में मेरी क्या लागत आई है, वो लागत ही हम ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाते अधिकतर टाइम। देखिए रेट तो किसान की एक मजबूरी है कि किसान का जो उत्पाद होता है वो नाशवान होता है, जिसको पेरिशेबल कहते हैं। जी कि जी। सब्जी उगाया अगर वो एक हफ्ते के अंदर नहीं बिकी तो वो सड़ जाएगी, टमाटर उगाया कोई नहीं खरीद रहा है तो वो सड़ जाएगा, दूध है वो फट जाएगा, हाँ। तो उसको बेचना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि जो उसका उत्पाद है वो नाशवान है, मतलब उसको रखा नहीं जा सकता। इसीलिए ज़्यादातर किसान कुछ धान गेहूँ या कुछ ऐसी चीज़ें उगाते हैं जिनको हम कुछ महीने रख भी सकते हैं और आके फिर भी उसमें भी रखने की समस्या होती है, उसको पैसे चाहिए। तो जो किसान का जो 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 मूल्य होता है, मूल्य निर्धारण जो होता है वो मार्केट ही करती है और कुछ हद तक सरकार करती है, जैसे जो एमएसपी है। तो कई फसलों में ऐसे 30 से ज़्यादा फसलों में गवर्नमेंट ने उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करती है। क्या उसमें कई चीज़ों को सरकार खुद खरीदती भी है, क्योंकि उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है ना कि वो इतने से कम में खरीदोगे तो इलीगल होगा। इसीलिए कई किसान लोग आंदोलन भी कर रहे हैं कि एमएसपी को लीगल बाइंडिंग करो, कि इससे कम पे कोई खरीदेगा तो कानून अपराध माना जाएगा। तो वो सब चीज़ें तो अभी बाद की बात हैं, वो तो राजनीति आंदोलन। लेकिन किसान का जो भी मूल्य निर्धारण करते हैं, स्वामीनाथन कमीशन का नाम ने सुना होगा, स्वामीनाथन साहब जिनको भारत रत्न मिला था पिछले साल। एक किसान आयोग बना था, सरकार ने बनाया था, उसमें उन्होंने एक संस्तुति दी थी, रिकमेंडेशन दिया था कि किसान को किसी भी चीज़ को उत्पादन करने में जो लागत आती है उसके ऊपर 50% जोड़ करके प्रॉफिट उतना एमएसपी निर्धारित करना चाहिए सरकार को। तो लागत में आपका जो फैमिली के जो लेबर हैं उसकी जो कास्ट है नॉर्मली किसान नहीं लगाता है, अगर कोई लेबर हायर करता है उसी की लगाता है, अपने फैमिली घर के 4 लोग जो लगे हुए हैं उनकी कभी उनकी नहीं कैलकुलेशन करता है। नहीं करता। या फिर अपनी ज़मीन की जो रेंटल वैल्यू है, अगर वही ज़मीन किसी दूसरे को देता है तो कितना रेंट मिलता है वो भी नहीं लगाता है। तो जो एमएसपी निर्धारित होती है आपको वो तो किसान के हाथ में है नहीं, लेकिन उसका एक आयोग बना हुआ जो निर्धारित करता है। तो वो भी एक डिबेट चलता है उसमें कि वो एक हम कहते हैं A2 कहते हैं, एक C2 कहते हैं। C2 मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, जिसमें मतलब ये जो छिपी हुई लागत है ये भी सब इंक्लूड कर फैमिली लेता है। लेबर प्लस रेंटल वैल्यू हो करके। तो अगर हमें C2 प्लस 50% पर एमएसपी निर्धारित होगी तो किसानों को निश्चित रूप से घाटा तो नहीं होगा और फिर उनको कुछ सिग्निफिकेंट मुनाफा होगा अगर उस पर खरीदा जाए तो। दूसरी बात है जो कृषि बीमा जो किसान लागू किया है सरकार ने, उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। अब उसमें ज़मीन पे वो कितनी हद तक सफल होता है, कई जगह भुगतान किया गया, उसका रिकॉर्ड है कि कितने करोड़ों में किसानों ने उसका फ़ायदा उठाया है। कहीं कहीं पे मतलब उसमें हर चीज़ में एक्टिव होना पड़ेगा आपको, या समझदार होना पड़ेगा, समझदार के साथ जुड़ना पड़ेगा कि आपने प्रीमियम पे किया, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसको आप क्लेम कीजिए, बिना क्लेम किए तो मिलेगा नहीं कोई आपको। क्या ऐसा होता है कि कई बार लोग क्लेम छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उन्होंने प्रीमियम दे दिया है? पता नहीं होता है ना, किसी कई बार प्रीमियम कट जाता है। अच्छा, और उनको पता ही नहीं है कि हमको ये मिलने वाला है, मिलना चाहिए। तो बिना क्लेम किए तो कुछ भी नहीं मिलता है। शहरों में भी लोगों को क्लेम करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो हमें हर तरीके से जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। एक तो ऐसे ही हमारी स्थिति नाजुक है किसानों की कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत ज़्यादा नहीं होगा अगर सब कुछ सही चला तब भी, लेकिन उसमें भी अगर हम कोताही करेंगे कि जो हमारा जानकारी उपलब्ध है उसको हम नहीं लेंगे, बीज उपलब्ध है नहीं लेंगे, या जीवन बीमा का जो उपलब्ध है, जो चैनल्स हैं, तरह तरह की सुविधाएं जो हैं उसका पता करके हमें उसे लाभ उठाना चाहिए। बीमा इसलिए है कि किसान का जो खेत में जो उत्पाद है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे सूखा आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, या कोई बीमारी आ जाएगी, एपिडेमिक आ गई, ओलावृष्टि हो गई, अनकंट्रोल्ड हाँ, जिसको जो कंट्रोल नहीं कर सकते, प्राकृतिक जो दैविक आपदाएं आ जाती हैं।
तो उसमें फसल नष्ट हो जाती है, तो 5-6 महीने का किराया किराया सब जो है खत्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाता है। तो उसके हिसाब से उसको इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है कि आप इंश्योरेंस कीजिए, उसका प्रीमियम पे कीजिए और जब नुकसान होता है तो लाभ उठाइए। अब ये चीज़ है कि छोटे छोटे किसानों के लिए कई चीज़ें मुश्किल होती हैं ये सब करना, तो वहाँ पर ये जो समूह में काम करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत काम आता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अकेले ना रह करके एक समूह का पार्ट बने, और जो किसान, जो होशियार किसान है, उनका भी दायित्व बनता है कि सब छोटे छोटे सबको किसानों को साथ अपने लेके साथ चलें। जोड़े, क्योंकि उसमें उनका भी फायदा होगा। एक लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे और उसमें उनको मतलब उनको मार्जिन भी मिल सकता है, उनको लेजिटिमेट भी कर सकते हैं कि हम ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसके मैनेजमेंट एवज फीस में या ऐसा कुछ। हाँ उनको हाँ कुछ हाँ। समूह में वो सब व्यवस्था होती है, सरकार से भी मिलते हैं सब्सिडी। अच्छा। तो एक तरह से एक ग्रुप में जुड़ के जो आधुनिकतम जो जानकारी है, अच्छे खाद बीज व्यवस्था जैसे भी चलती है, और कृषि का विविधीकरण कीजिए, तरह तरह की नई नई चीज़ों को, फसलें उगाइए जो कि ज़्यादा मार्जिन वाली हैं। ज़्यादा इनकम आपको गांव में नहीं मिल सकती है जब तक कि आप उद्यमी नहीं होंगे। हाँ। आपको कुछ ऐसा बना करके बेचेंगे नहीं शहर में ले जा करके, तब आपको इनकम वहाँ से आएगी। तो एक बिजनेस मॉडल में आना पड़ेगा कि जितना हम बाहर से लेते हैं उतना हम बाहर को देना पड़ेगा ना, और ये है कि जितना भी हम लागत लगाते हैं, जो हम मूल्य उसका निर्धारित करें, जब हम बेचने लगे तो उससे कम पे ना बेचें, और फिर मार्केट अश्योर है कि हम वही चीज़ उगाएं जो कि बिक सकती है। जो कि बिक ऐसी चीज़ ना उगाएं कि बस रखे रखे सड़ जाएगी, बिकेगी नहीं, तो फिर लागत फिर भी गई, वो भी चला गया। हाँ हाँ। और कुछ प्रोसेसिंग करें, जैसे आपको सरसों का बीज बेचने के बजाय कुछ आप सरसों का तेल निकाल के बेचो, या कोई चीज़ बना करके बेचो, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करेंगे थोड़ा ना। सा वैल्यू एडिशन। दूध बेचने के बजाय आप उसका खोआ बना के बेचो, या पनीर बना के बेचो, या घी दही निकालो, बना के दही। बेचो। हाँ हाँ हाँ। अगर आप लोन लेते हो तो अच्छे से प्लानिंग के साथ बिजनेस खेती करो और बिजनेस करो, उसमें फ़ायदा हो सकता है, हो सकता है। लेकिन समझदारी के साथ आप पूरे प्लान के साथ मिल करके तब उस चीज़ को आप अपनाइए। चाहे आप फल फूल की खेती करना चाहते हो, या मधुमक्खी पालन करना चाहते हो, या मशरूम उत्पादन करना चाहते हो, या सब्जी उत्पादन करना चाहते हो, या कोई सुगंधित तेल होते हैं, जैसे सिट्रोनेला की खेती करते हैं ना, लेमन ग्रास की करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उद्यमी कृषि होती है, उसको करके लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे करने के बजाय हमें समझदारी के साथ कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें लाभ होगा। और जहाँ से भी जानकारी हमें मिलती है अच्छी, वहाँ से जाके लें और पूरा देखें कि जो भी हम करेंगे वो बिकेगा कहाँ पर, मार्केट से कैसे जुड़ेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं संस्थानों के पास, सरकारों की तरह तरह की योजनाएं हैं, वो सबको देखते हुए उसका लाभ उठाएं। और ज़्यादातर सरकारी योजनाएं मुफ्त में ही हैं, सलाह तो मुफ्त में ही है। ऑफकोर्स जहाँ पर बीज खरीदना है तो उसका दाम लगेगा, खाद खरीदना है उसका दाम लगेगा, लेकिन जानकारी और सलाह तो ज़्यादातर मुफ्त में ही है, उसके लिए बने हुए। और काफ़ी हद तक सही भी मिल जाती है, सही सोर्स हाँ, के नहीं, पास अगर आप जाएंगे तो। संस्थाओं में जाएंगे तो सही जानकारी ही मिलती है। हाँ सर, एक बात और बताएं, मेरे मन में वो था, मतलब आपने इतना शोध भी किया है, सब कुछ है, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपने किया और अब मतलब आपको क्योंकि करते हुए इतना टाइम हो गया तो आपने देखा भी होगा, कुछ आपने किया है और अब वो इस्तेमाल में आ रही है और लोगों के काम आ रही है, वो शोध लोगों के काम आ रहा है और अब आप वो देख पा रहे हैं कि हाँ, मतलब क्योंकि ये अवसर बहुत कम मिलता है कि हाँ कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अब उसका मास इम्पैक्ट, मतलब बड़े लेवल पे इम्पैक्ट, तो ऐसा कुछ अगर हो तो एक बार बताएं सर। नहीं, जैसे जो मेरा विषय है, और ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी वजह से जो है ना इसमें अंतर आया है किसी उत्पादन में, और एक निरंतर जो शोध हो रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे खाद्यान्न का उत्पादन, जो हरित क्रांति आई, पहले के जो हमारे पुराने बीज थे उनमें उत्पादकता बहुत कम थी, क्योंकि वो वैरायटी बहुत ही लंबी हो जाती थी, ज़्यादा खाद देंगे तो वो गिर जाती थी। तो फिर ये बौनी प्रजातियाँ आई धान गेहूँ की, तो ये एक टेक्नोलॉजी थी जिसके आने के बाद प्रोडक्शन 6 गुना बढ़ गया। हमारी जनसंख्या तो 4 गुना ही बढ़ी है आज़ादी के बाद, लेकिन प्रोडक्शन 6 गुना बढ़ गया। तो आज देखिए हर जगह खाद्यान्न की कहीं कमी नहीं है, नहीं। हाँ। भंडार भरे हुए हैं।
हाँ, तो वो एक टाइम था तरह जब वो से लाल गेहूं हाँ, अमेरिका से तो अब आपका एक एग्जाम्पल हुआ लाना कि पड़ा था। टेक्नोलॉजी कैसे टेक्नोलॉजी ने जो सबका फ़ायदा किया है। हालांकि उसका कई दूसरे लोग, बहुत सारे लोग निगेटिव प्रचार करते हैं कि हमारी पुरानी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, ये वो। पर क्या ये सही है? ये मतलब सही बिल्कुल नहीं, कोई भी प्रजाति लुप्त नहीं हुई है। हमारा जो एक NBPGR एक संस्था है, तो सारी पुरानी प्रजातियां 4 लाख रखी हुई हैं। अगर किसी को उगानी हो तो मैं चल के दे देता हूँ, आप उगाइए, लेकिन कोई उगाएगा नहीं, क्योंकि सेम रीजन जिस कारण से उसको उगाना छोड़ा था वो कारण अभी भी है, क्योंकि उससे कई गुना बेहतर प्रजाति आ गई है जो कि उसके 4 गुना ज़्यादा उत्पादन देती है। तो पुरानी कोई क्यों उगाएगा? पुरानी वहाँ पर एक जनन द्रव्य है, मतलब उससे हम क्रॉसिंग करके उसके गुण को ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाँ हाँ जैसे हाँ पुराने में कोई गुण था, कोई प्रतिरोधकता थी या कोई क्वालिटी का गुण था, हाँ। उसको हमने नई हाई यील्डिंग में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये दोनों हो गया, उपज भी हो गई, गुणवत्ता भी हो गई। तो इस तरह का काम रिसर्च हम लोग अभी कर रहे हैं। जैसे एक समय था कि जब उत्पादन केवल बढ़ाना था तो ग्रीन रेवोल्यूशन वैरायटी आई, उसमें ध्यान नहीं दिया गया कि इसमें गुणवत्ता है कि नहीं, कि उत्पादन पहले आना चाहिए, तो प्रतिरोधकता है कि नहीं, मतलब खाद पानी प्रचुर मात्रा में था, ऐसा नहीं कि सूखा सहने की क्षमता है कि नहीं उसमें, या कीड़े हाँ। मकोड़ों से लेकिन या अब फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे वो सब गुणों को वापस इसमें डाल रहे हैं, लेकिन वो वैरायटी ऐसा सच नहीं उगाई जा सकती क्योंकि उसकी उत्पादकता कम है। तो बहुत सारे जो प्रधानमंत्री जी ने अभी जो लॉन्च किया है उसमें सारी वैरायटी ऐसी हैं जो कि जलवायु प्रतिरोधी हैं। हाँ 100-100 हाँ, कुछ 109 हाँ प्रजातियां उन्होंने रिलीज की, हाँ जिसमें से तो 2 धान के की हमारे द्वारा विकसित की गई थी, वो जीनोम साइंस के आधार पे, हाँ कि पुरानी प्रजाति का गुण लिया जिसमें कि क्षारीय मिट्टी में उगने की क्षमता है, हाँ या बाढ़ में डूब जाएगा फिर भी वो मरेगा नहीं, हाँ हाँ तो हाँ। उस गुणों को लेकर के फिर हम क्रॉसिंग करके और जीनोम के माध्यम से हमने 4-5 साल में नई वैरायटी उसी वैरायटी का नया वर्जन बना दिया। अच्छा जैसे मसूरी है, स्वर्णा है, ये बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी है, हाँ लेकिन ये सूखा प्रतिरोधी नहीं है, अगर सूखा पड़ जाएगा तो मर जाएगी। लेकिन अब ये नमकीन मिट्टी में, क्षारीय मिट्टी में नहीं उगेगी। लेकिन अब क्या है कि जो नया वर्जन है वो जो है उगेगा, क्योंकि उसमें वो ऐसा जीन डाल दिया गया है कि वो क्षारीय मिट्टी में भी उगेगा, या वो सूखा पड़ने पर वो सह लेगा सूखे को। आपको एक सीमा तक सहेगा, बिना पानी के बिल्कुल तो नहीं होगा, हाँ, वो तो लेकिन नहीं हो जहाँ सकता, आपको सही बात 5 पानी देना हो 1 पानी में ही हो जाएगा। हाँ, एक पानी में आपको 5 टन मिल जाएगा, जो पहले 5-6 पानी देना पड़ता था। सिर्फ वैसे ये 109 प्रजातियां, अब आपने क्योंकि मेंशन किया, ये अभी बहुत रीसेंट बात अभी है। 10 हाँ अगस्त को हाँ, किया मेरे ख्याल है, से पूसा में आए थे तभी पूसा वहाँ पे। में हाँ प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, और ये जी। प्रजातियां देश भर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी। इसमें और आपका भी योगदान है कुछ? हाँ, मैं बता रहा हूँ इसमें कि 2 तो धान की हमारी हैं अच्छा जो कि हमने विकसित की है हाँ अपने दूसरे संस्थानों के, मतलब कोई सहयोग से, और ये प्रजातियां अभी जिसमें से तुरंत एक पांडिचेरी के वैज्ञानिक ने विकसित किया है, अच्छा और एक जो है करनाल के वैज्ञानिक ने विकसित किया है। अच्छा तो हम लोग का एक ज्वाइंट कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था जिसके अंदर ये, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने उसको फंडिंग किया था जी जी उस वैरायटी में, जीनोम से जीनोम आधारित। जी। तो एक तो बाढ़ से लड़ने की क्षमता है, दूसरे में जो है खारी मिट्टी में उगने की क्षमता है। सर कुछ नाम भी बता सकें? ये प्रजातियां अभी तुरंत से ही उपलब्ध हैं लोगों के लिए, हाँ, मतलब जो हाँ। चाहे थोड़ा सा ये उद्यमी होकर इसी थोड़ा सा साल ढूंढ के। इसी साल रिलीज हुई है, तो शुरू में बीज कम होता है, लेकिन धीरे धीरे अभी बीज उपलब्ध हैं उसके। अच्छा अगले साल जो है सफिशिएंट बीज रहेगा। अच्छा तो अच्छा। हाँ वो पहले जाते हैं जो वो बड़ी सीड कंपनियां, प्राइवेट भी हो गई पब्लिक भी हो गई, फिर उसको ब्रीड करके और फिर पूरा बड़ा उसमें जैसे उसका शुरू लॉट में बनता है। कोई भी हम वैरायटी नए बनाते हैं तो शुरू में तो बीज कम रहते हैं ना, जी जी लेकिन जी साल जी 2 साल के बाद वो बीज बढ़ जाता है, क्योंकि एक बीज से 400 बीज हो जाता है। हाँ 400 से फिर 400 में गुणा कर दीजिए, तो बढ़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन शुरू में कम रहता है। तो वो भी एक समस्या है कि नई प्रजातियों के बीज जो है ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा है कि आप खुद बढ़ा सकते हैं इसको। 1 किलो हम आपको बीज दे दिए, छोटे छोटे थैले दे दिए, तो उसको आप खुद लगा के फिर उसको बीज के रूप में, शुरू में बीज के रूप में ही बेचिए, और ज़्यादा फायदा आएगा। और क्या ये प्रजातियां महंगी ही होती हैं नहीं नॉर्मल नहीं, से? बिल्कुल महंगी नहीं होती हैं। अच्छा जो नॉर्मल धान गेहूं के प्रजाति का जो दाम है उसी दाम पे आती हैं। सर कुछ 2-3 उदाहरण दीजिए जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, मतलब वो देख, मतलब जिससे बहुत तेजी से फर्क हो सकता है, जो आपको लगता है। नहीं, ये जो प्रजातियां जो हमने जीनोम के माध्यम से विकसित की हैं ना, तो इनकी खासियत ये है कि जो पहले से हमारी बेस्ट वैरायटी हैं, जैसे एक पूसा 44 है, हाँ
ठीक है। ये तो रिलीज हुई थी कर्नाटका तमिलनाडु साउथ के लिए, लेकिन पंजाब में बहुत पॉपुलर हो गई। पूसा 44। पूसा 44 धान की एक प्रजाति है, जी, बासमती की नहीं है। जी। लेकिन पूसा 44 को इसमें पंजाब में प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, ज़्यादा पानी खाती है। अच्छा, तो जल स्तर नीचे जा रहा है तो इसको प्रतिबंधित किया कि इसको मत उगाओ, कम ड्यूरेशन वाली उगाओ। ठीक है। लेकिन इसमें उपज इतना ज़्यादा होती है और मैकेनिकल इतनी अच्छी वैरायटी है हाँ। कि बहुत सारे किसान अभी भी उसे उगाते पूसा हैं। 44 ही उगा रहे हैं। तो ठीक है। उसमें उसका दूसरा वर्जन तैयार किया गया कि जो थोड़ा कम, उससे कम समय में पक के तैयार हो रही है ताकि और पानी कम लगे। नमकीन मिट्टी में भी उग जाएगी वो। तो अच्छा। पंजाब के लिए तो रिलीज नहीं है, लेकिन हरियाणा के लिए रिलीज है, हरियाणा में प्रतिबंधित नहीं है। और कर्नाटका के लिए, और तो वो सब कौन वैरायटी किस राज्य के लिए रिलीज है वो सब डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, ये कुछ वैरायटी, हर वैरायटी अलग अलग राज्यों के हाँ, लिए अप्रोप्रिएट अलग होती है अलग भाई। क्षेत्र हाँ, के लिए कि हर वैरायटी हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं नहीं करेगी। कर सकती। तो जो वैरायटी जिस क्षेत्र में पूरा उसके टेस्टिंग के बाद फिर वो उस क्षेत्र के लिए रिकमेंड की जाती है। तो मैं जैसे आपको बताया ना कि पूसा 44 में ऐसा हमने जीन डाल दिया जिसमें झुलसा नहीं लगेगा और 1 हफ्ता 10 दिन पहले तैयार हो जाएगी और नमकीन पानी रहेगा उसमें भी तैयार होगी। ये वैरायटी इसी साल रिलीज हुई है। इसका क्या मोदी नाम जी ने इसका नाम है CSR 101। CSR 101। CSR 101 है। CSR 101। हैं, ये है। लेकिन वो पंजाब के लिए नहीं है संस्कृत, हरियाणा के लिए तो है। उसमें लिखा है, जो नोट आया उसमें सब लिखा हुआ है। आप किसी भी संस्थान में जाएंगे पूरी जानकारी आपको मिल अच्छा, जाएगी। हाँ, ये जो प्रजाति, मैं वही पूछने वाला था, ये जो जानकारी है जो आप बता रहे हैं ये अभी, सब जानकारी वेबसाइट पे हैं और मैं मतलब कहीं से भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगी ये जानकारी। पब्लिक डोमेन में है, मतलब पब्लिक छिपाई डोमेन। नहीं हाँ, गई है। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा उस जानकारी को लेने के लिए। हाँ। ऐसे ही जो पांडिचेरी में, तमिलनाडु के लिए पांडिचेरी के लिए दूसरी वैरायटी जो मैंने बताया हमारी परियोजना से रिलीज हुई है, इस तरह की 109 है तो बहुत समय लग जाएगा। मैं बहुत दो समय। हाँ, हाँ, हाँ। उदाहरण आपको दे रहा हूँ। वहाँ एक पहले से वैरायटी ADT 39 करके थी, ADT 39 करके थी, बहुत ADT पॉपुलर 39। वैरायटी है। जी। तो अगर कोई वैरायटी पॉपुलर है पिछले 20-25 साल से, इसका मतलब उस वैरायटी में सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है। हाँ, केवल एक गुण नहीं है। हाँ। तो वो एक गुण नहीं है कि वो बाढ़ में डूबने के मर जाती थी। तो अच्छा, अगर पानी ज़्यादा बाढ़ आ गई, आजकल कभी कभी जो कि बाढ़ पांडिचेरी अचानक आ वगैरह जा में रही हो है। भी जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है हाँ, वो। और आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अचानक ज़्यादा पानी बरस जा रहा है। तो एक हफ्ते पानी हो गया, फिर बाद में सूखा पड़ गया भले ही, तो एक हफ्ते में ही वो ख़त्म हो गई जो 2 महीना लगा था इस्टेब्लिश होने में। तो अब ये वैरायटी जो है वो पानी अगर लग भी जाएगा हफ्ते 10 दिन तक, 2 हफ्ते तक जो पानी चला जाएगा फिर वो जो है उपज उसमें होगी। तो ये ADT 39, उसके आगे सब1 लिखा हुआ है। सब1 दरमियान में सबमर्जेंस का जीन डाल दिया गया है। अच्छा, ADT हाँ, 39 तो सब कुछ 1। साल पहले जैसे स्वर्णा वैरायटी बहुत पॉपुलर थी, तो उसके स्वर्णा सब1 रिलीज हुई। तो उड़ीसा वगैरह में, बिहार में जहाँ पर बाढ़ आती है, अब वो सब1 वर्जन बहुत पॉपुलर है, नेपाल में, बांग्लादेश में। तो इस तरह से ADT 39 का ये वर्जन तमिलनाडु में, पांडिचेरी में बहुत पॉपुलर होगा। ऑलरेडी टेस्टिंग 3-4 साल टेस्टिंग करने के बाद रिलीज हुई है। तो ये 2 वैरायटी मैंने आपको उदाहरण दिया, इसी साल रिलीज हुई है, जो कि हाई यील्डिंग है, उच्च उपज वाली है। लेकिन अब इसको जो है उसमें एक जलवायु प्रतिरोधी गुण डाल दिया गया है जीनोम साइंस की मदद से। तो ये नया बीज हमें लेकर के उगाना चाहिए किसानों को। ये बीज उपलब्ध हैं, बीज उपलब्ध है। इस साल तो कम है, अगले साल से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। इस तरह से बहुत सी प्रजातियां मक्के की निकाली गई हैं, दलहन की, तिलहन की, फलों की, आम की प्रजातियां निकाली गई हैं कई। तो जैसे फल के जो प्लांटेशन करेंगे शायद 3-4 साल लगेगा। अगर कोई आर्चर इस्टेब्लिश कर, जिसके पास समय कम है, ज़मीन ज़्यादा है, तो वो लोग आर्चर लगा सकते हैं, जिनको मतलब खाने के लाले नहीं पड़े हुए हैं लेकिन आपके पास टाइम कम है, तो आप आर्चर इस्टेब्लिश कर दीजिए। 3-4 साल के बाद फल शुरू हो जाएगी, इसके बाद ज़्यादा केयर नहीं करना है। अब हर सालों के साल आपको लाखों की आमदनी होगी उससे। आर्चर्ड वाले काफ़ी पैसे कमाते हैं, जैसे हिमाचल में सेब के आर्चर्ड हैं, सेब के ऑर्चर्ड हो गए, यहाँ लखनऊ के आसपास यहाँ पर हैं, आम के हैं, अमरूद के हैं। अमरूद के हैं, करेक्ट। तो इस तरह से जो संपन्न किसान हैं, इनके पास थोड़ा ज़मीन ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें कि लगा के 4 साल वेट करना पड़ेगा ना। हाँ, इमीडिएटली थोड़ा सा पैसा फंसेगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। पैसे कई गुना ज़्यादा आएंगे। हाँ, बिल्कुल। और ग्रीनिंग होगी अलग से, पर्यावरण और अच्छा होगा, हरियाली होगी, सब कुछ होगा। तो कृषि में बहुत ही असीमित संभावनाएं हैं। और जो मतलब जितना हर जगह सुनते सुनते जो एक रवैया बन गया कि भाई खेती मजबूरी है तो कर लेंगे, नहीं तो इससे निकल जाओ।
जल्दी से जल्दी, वो नहीं, सही नहीं है। इससे निकल के आप जाएंगे कहाँ, क्योंकि वो तो बहुत ही आधारभूत आवश्यकता है ना, आपको रोज हाँ, और आप हमारी रोज को जनसंख्या भी खाना बढ़ रही है चाहिए। थोड़ी, अभी तो बढ़ेगी, खाना 2050 चाहिए तक तो बढ़ ही रही है अगर आप खाना नहीं ठीक ग्लोबल से खाएंगे तो फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी। हाँ, तो लेट योर फूड बी योर मेडिसिन, जैसे कहते हैं ना, आपका खाना ही आपकी दवा होना चाहिए। आप खाना इतना अच्छे से खाओ, संतुलित रूप में, फल फूल सब्जी मशरूम सब कुछ खाओ, ताकि आपको दवा की कम जरूरत पड़े। तो सर दवा से ध्यान, तो ये जो हाइब्रिड वैरायटी होती है इनको भी दवाओं की कम जरूरत पड़ती है, ऐसा भी होता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हाइब्रिड का बेस ऐसे में जो एडवांटेज होता है, जिसका लाभ होता है, हाइब्रिड की उपज ज़्यादा होती है। और दूसरा एक है जी, कुछ कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से ही उनमें पर परागण होता है, मतलब क्रॉस होता है, जैसे मधुमक्खियों के द्वारा या किसी के द्वारा। और कुछ होती हैं जिनके कि अपना स्व परागण होता है, जैसे दलहनों के बीच जो है उसका फूल बंद होता है, फिर वो तो खुलता है तो उछल जाता है। नहीं, उसका दूसरे पेड़ के से पराग आके नहीं आता है, तो वो अच्छा। प्योर होते हैं। जैसे धान गेहूं का भी अच्छा। बंद होता है फूल, अच्छा। तो वो प्योर होती है। प्योर का मतलब कि उसमें हाइब्रिड का एडवांटेज नहीं होता है। और हाइब्रिड अच्छा। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, जिसमें पर परागण होता है, वो तो नेचुरली हाइब्रिड होता ही है, हो ही जाता है, हाँ तो हाँ। उसमें हाइब्रिड ज़्यादा सक्सेस है। हम्म ये अनुभव में आया हम लोगों के, कि जैसे मक्के में तो हाइब्रिड ही होगा, क्योंकि मक्का नेचुरली रूप से उसका नर और मादा फूल अलग अलग होता है। हाँ हाँ। और अगर उसमें आप वैरायटी बनाएंगे तो बहुत ही कमज़ोर वैरायटी हो जाएगी, जैसे इसमें इन ब्रीडिंग हो जाएगी। अच्छा। तो हाँ कई हाँ जगह तो हाँ। मतलब हाइब्रिड मजबूरी भी है, जहाँ पर कि पर परागण होता है, और उसमें हाइब्रिड में उत्पादकता ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जीन को जो वैरायटी मिल जीन की जाती संख्या बढ़ जाती है, है। बढ़ जाती है। लेकिन जो जैसे धान गेहूँ है, उसमें तो हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड नहीं है। धान में थोड़े बहुत हाइब्रिड हैं, लेकिन हमारी वैरायटीज भी काफ़ी उपजाऊ हैं। दलहन तिलहन में भी हैं। अभी तो वैरायटी ही ज़्यादा है, हाइब्रिड तो कम है। प्राइवेट लोग हाइब्रिड बेचते हैं, और हाइब्रिड की उत्पादकता ज़्यादा होती है, लेकिन बीमारियों की प्रतिरोधकता वो अलग से डालनी पड़ती है। चाहे हाइब्रिड हो चाहे वैरायटी, दोनों में अलग से डालनी पड़ती है। अच्छा। बीमारियों से लड़ने की क्षमता या कीटों से लड़ने की क्षमता, जैसे बीटी कपास है, उसमें कीट से लड़ने की क्षमता डाली गई। इसमें वो एक अलग कहानी है, जिसे जीएम फसलें बोलते हैं। तो जीएम फसलें मतलब हम जीन कहीं से भी लेकर के हम डाल सकते हैं। अब क्योंकि डीएनए सभी में होता है, तो एक बैक्टीरिया होता है, जिसको हम बैक्टीरिया पहले बायोपेस्टिसाइड के रूप में उपयोग होता था। उसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि कपास की सूंडी को मार देता था, तो वो बायोपेस्टिसाइड के रूप में उपयोग होता था। अच्छा। तो उस जीन की पहचान करके उस जीन को ही कपास में ही डाल दिया गया। तो अब वो कपास को जब वो कीड़ा खाता है तो कीड़ा मर जाता मर है। जाता है। हाँ। इसको जीएम फसल कहते हैं, कि आप जीन जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्पीसीज के बाहर से भी, जो कि प्राकृतिक रूप में नहीं होता है। तो उसका विरोध भी है काफ़ी, मतलब एक अलग विषय हो जाएगा। उस अभी तो हमारे पास केवल जीएम कपास ही है, और कोई जीएम नहीं है। जो सारी वैरायटी निकाली गई हैं वो नॉन जीएम ही है। लेकिन जीएम मतलब इतना कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। दुनिया में बहुत ज़्यादा जीएम, 200 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा में जीएम हो रहा है, जो हम आयात करके कनोला का सीड लेते हैं, सोयाबीन का तेल खाते हैं, वो सब ज़्यादातर जीएम ही है। मक्का भी जीएम है अमेरिका में, इंडिया में नहीं है। तो एक अलग कहानी है, इसमें एक नई टेक्निक है। अब उसकी और एडवांस टेक्निक आ गई है, जीनोम एडिटिंग जिसको कहते हैं। मतलब वो पौधे के अंदर ही हम किसी जीन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट आ जाता है। तो वो जीएम भी नहीं होता, उसमें बाहर से जीन नहीं डालते हैं, अंदर के जीन को ही थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। उस तरह साइंस उस लेवल पे पहुंच गया है आजकल। तो मतलब असीमित अवसर हैं, अगर बहुत ही कोई असीमित अवसर है, क्योंकि सोच समझ जितना के। हमारा अवसर है ना, उतना हम उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी औसत उत्पादन हमारा कम है। कभी हर क्षेत्र में ही कम है। अगर विश्व में देखा जाए तो औसत मतलब कि प्रति एकड़ में उत्पादन हमारा कम है। हालांकि हम बहुत उत्पादन कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। धान का तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चावल का इंडिया कर रहा है पूरे विश्व में। पहले हम लोग मंगा के खाते थे, जहाज में लद के सामान आता था अनाज अमेरिका से कहाँ कहाँ से।
अब तो वो लोग मुंह बाए खड़े हैं कि हमें कब चांस मिले एक्सपोर्ट करें भारत को, लेकिन भारत अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला है नहीं। हाँ केवल दलहन तेलहन छोड़ करके, दलहन में थोड़ा कम, तेलहन ज़्यादा अभी हम इंपोर्ट करते हैं। उस पर भी सरकार मिशन ध्यान दे रही है। तो खाद्यान्न में, सब में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं, तिलहन मेरे छोड़कर। ख्याल से, हाँ मैं पढ़ भी रहा था, वो पाम ऑयल पे भी काफ़ी सारा ध्यान दिया पाम जा रहा ऑयल है। इंपोर्ट किया जा रहा है मलेशिया से। हाँ, और अब बहुत ध्यान दे रहे हैं कि आप जो पाम के, असल में पाम ऑयल की ज़रूरत भी नहीं है। हम पाम ऑयल के, हमारा जो नॉर्मल ऑयल है उसकी उत्पादकता हम बढ़ा दें। हाँ जैसे अपना सरसों है, तिल है, मूंगफली है, तरह तरह की ऑयल की फसलें हैं। पाम ऑयल को क्यों ला के लगाना? अपना केरला के जंगल नष्ट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के जंगल, केरला कोस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, तो आप पाम ऑयल का प्लांटेशन करेंगे ना, जैसे हाँ मलेशिया वाले करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो पाम वही ऑयल, वो उसका वही वातावरण है। हाँ वो एक है, वो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी जो है ना, जो पॉलिसी लेवल पर भी, और लोग जो है दूरदर्शिता से काम नहीं लेते हैं। पूरा मलेशिया में सब जगह ऑयल पाम का प्लांटेशन कर दिए हैं, हम्म जबकि वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है। सब जगह ऑयल पाम देखते हैं, उसको उसको हम इंपोर्ट करते हैं। हम्म तो हम लोग मलेशिया जैसा नहीं बनना चाहते हैं ना। हमारे पास ऑयल सीड की इतनी फसलें हैं, उसमें हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। हम्म और जहाँ पर ये जो है उसी जगह पे ग्रो होगा जहाँ पर आपकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। हम्म जैसे केरला कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ये हमारे पास बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अगर वहाँ पर हम ऑयल पाम प्लांटेशन करना शुरू कर देंगे, हम्म। तो उसके बारे में हमें सोच समझ के करना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे भी हाँ, हमें ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि कोई चीज़ कहीं चलती है तो ज़रूरी नहीं है कृषि में वो चीज़ हमारे यहाँ भी चल जाए, क्योंकि नहीं, सब मान चीज़ों से लीजिए अगर फर्क पड़ चल रहा भी है। जाती है तो हमें पर्यावरण को भी अपने देखना है। देखना है, हाँ हम अपनी जैव विविधता को नष्ट नहीं करना है, हाँ कि हम दूसरे तरीके से करें ना। जैसे बिजली कई तरीके से बनती है, हाँ सोलर से भी बन जाती है, और यहाँ से फॉसिल फ्यूल से भी बनती है। लेकिन प्रिफरेबल क्या होगा? सोलर से बनाना प्रिफरेबल होगा ना, ताकि पर्यावरण पर प्रभाव न पड़े। हाँ तो लॉन्ग टर्म का सोचते हुए, वो किसान नहीं सोचेगा, उसको तो गवर्नमेंट को, पॉलिसी प्लानर को सोचना है। तो जैसे सोलर पे इतना ध्यान दिया गया है, जिससे कि काफ़ी मात्रा में अब सोलर से उत्पादन हो रहा है। तो हम ऐसे कोई भी काम ना करें पॉलिसी लेवल पे कि जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा या फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी नष्ट होगी। हम दूसरे तरीके से करें इस चीज़ को। और किसान के तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि हम पहले पूरी चीज शुरुआत से लेके अंत तक, कि मुझे कहाँ से क्या लाना है, कहाँ से जानकारी आनी है, कैसे करना है और कैसे बेचना है। आप 6 महीने तक का सोचो, केवल 15 दिन का मत सोचो। हाँ कि किसी ने बता दिया कि मशरूम उत्पादन में बहुत फायदा है, आपने बस लाके जाके मशरूम लगा दिया। हाँ आगे का नहीं सोचा कि आगे के नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे। बेचेंगे कैसे। तो मतलब कि हम 6 महीने का कम से कम साल भर का प्लान बनाओ, तब उसमें हाथ डालो। नहीं तो जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। और अगर वो नहीं हो रहा है तो आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो इस प्लानिंग हाँ हाँ, में, बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक जो चीज़ आप खुद नहीं अभी कर रहे हो, तो किसी से जो कोई कर रहा है समझदार आदमी से जुड़ें। उससे हाँ, आपको सीखना पड़ेगा। सीखना जैसे हम साइकिल चलाना ही सीखते हैं। हाँ हाँ। तो सर, ये ट्रेडिशनल नॉलेज, बाय द वे, ये एक मेरे मन में विचार था हमेशा। हम खेत में जब भी देखता हूँ, मैं जब गांव में भी जाता हूँ, जब मैं मेरे काम से भी जाता हूँ, जब भी देखता हूँ, हम ट्रेडिशनल नॉलेज, ये जो पारंपरिक ज्ञान है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। खेती नहीं, पशुपालन में भी पारंपरिक ज्ञान जो है, पारंपरिक ज्ञान की अपनी एक महत्व है। क्योंकि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम हजारों साल से तो पारंपरिक ज्ञान के बेसिस पर ही हम आ रहे हैं ना। तो पारंपरिक ज्ञान भी एक तरह से विज्ञान ही है। मतलब आदमी करके सीखता है ना, कई बार करता है, कई तरीकों से चीज़ें, जो फाइनली उसको जो चीज़ वर्क करती है उसको वो फॉलो अडॉप्ट कर लेता है। तो वही पारंपरिक ज्ञान है। विज्ञान में भी वही चीज़ है। विज्ञान में हम उसी को हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो हमें खुले मस्तिष्क से देखना है। ये नहीं कि बस 10 साल से चल रहा है तो वही करना है, पर ये क्यों करना है और इसमें क्या उसका अच्छा हो सकता है। पारंपरिक ज्ञान अगर कोई है तो उसका वैज्ञानिक आधार क्या है? वैज्ञानिक आधार क्या है? ऐसे हम नहीं कह सकते कि पारंपरिक ज्ञान है तो वो एक अच्छा ही होगा, या नया विज्ञान है तो खराब ही होगा। या पारंपरिक ज्ञान पहले अच्छा था तो आज भी वो लागू होता है। हाँ, ये हमें मतलब लकीर का फकीर नहीं बनना है। कि विज्ञान को भी हमें अपनाना है, लेकिन विज्ञान में भी हर तरह के पहलू हैं। हमें वो चीज़ें अपनाना करनी है जिससे हमारा लाभ होगा और पर्यावरण का भी लाभ होगा। क्योंकि विज्ञान के वो पहलू भी हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। पारंपरिक ज्ञान में
अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें कहीं पर इनएफिशिएंसी भी है, कहीं पर अंधविश्वास भी है, हर तरह की चीज़ें हैं। सर कोई एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि बस इसको तो भूल ही जाओ यार, ये आप कब से इसका आपने नहीं नहीं, कैसेट चल रही है। पारंपरिक ज्ञान तो सराहना करनी चाहिए, क्योंकि खास करके हमारे भारत में ऋषियों मुनियों का जो ज्ञान है, किसानों का ज्ञान है, वो एक तरह से वो अनुभव है, हमारा सैकड़ों हाँ साल का अनुभव है। उस अनुभव से जो डिस्टिल होकर जो जानकारी आई है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, जैसे घाघ की कहावतें हैं कि इस महीने में हवा पूर्वा चलेगी तो फिर बरसात ज़्यादा होगी, वो अनुभव के आधार पे है। आजकल मीटियोलॉजी से फोरकास्टिंग होती है, तो बात वही है, यहाँ पर भी डेटा बेस के आधार पे आप फोरकास्टिंग कर रहे हो। वो वहाँ पे भी किसान का data अपना अनुभव है, उसका डेटा बेस वो है कि कौन सी दवा लगाया, कौन सी जड़ी बूटी लगाया तो ये बीमारी ठीक हो गई। पूरा आयुर्वेद इसी के बेसिस पे है ना। तो हमारे ऋषि मुनि जो प्रकृति में ऑब्जर्वेशन करते थे, एक्सपेरिमेंटल नहीं करते थे, लेकिन वो ऑब्जर्व करके देखते थे कि क्या करने से क्या हो रहा है। तो उसके आधार पर उनका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा, वो हमारा संचित ज्ञान है। और वैज्ञानिक लोग उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक चीज़ को 10 तरीके से करो, फिर देखो कौन सी बेस्ट है। तो जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, एक जगह एक्सपेरिमेंट है, एक जगह एक्सपीरियंस है। जो पारंपरिक ज्ञान है वो अनुभव पर आधारित है, और जो वैज्ञानिक का ज्ञान है वो प्रयोग पर आधारित है। प्रयोग पे आधारित, दोनों ही वैलिड हैं। दोनों ही एक में टाइम ज़्यादा लगता है, सैकड़ों साल का अनुभव है, लेकिन एंड रिजल्ट सेम है। लेकिन दूसरा है कि देश काल और समय के अनुसार अभी हमें क्या करना है, वो तो वो हमें अपनाना चाहिए। कई जगह पे पारंपरिक वाली बेटर सिद्ध होगी, कहीं पे जो उसको छोड़ के नए वाला अपनाना पड़ेगा। हाँ हाँ क्योंकि अब हमारी आवश्यकताएं बदल गई हैं, तो हमें नए वाले पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रति एकड़ ज़्यादा उत्पादन लेना है। पहले कम लोग थे संख्या में, तो हमें कम खाना चाहिए था। अगर हम पहले की तकनीक से खाना उगाना लगेंगे तो हमें जो भारत का क्षेत्रफल छोटा पड़ जाएगा। छोटा पड़ जाए। तो इस तरह से हम जैसे जैसे हो रहे हैं ना, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ी जनसंख्या को सस्टेन करने के लिए हमें कम क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो वन है, बाकी संपदा है, बचे रहें। वो सब बचे रहें। तो उसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, ताकि हमें एक एकड़ में 10 टन 100 कुंटल उत्पादन हो सके। नहीं तो परंपरागत में तो कभी ये संभव ही नहीं है कि इतना ज़्यादा उत्पादन हो पाएगा बिना नई टेक्नोलॉजी के। तो मतलब समझदारी सबसे बड़ी चीज़ है, समझदारी। हाँ। कहाँ पे मुझे समझदारी सुनना है किसी की, कहाँ पे मुझे नहीं सुनना है, और कहाँ पे मुझे जैसे मैंने अपने आपको अनुभव बताया से ना कि जैसे अगर आप नहीं कर पाते हो, नहीं मैं कह रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल स्किल्स बहुत सारी चली गई। बहुत सारी चीज़ों का तो हमें नाम भी नहीं याद होता कि क्या क्या चीज़ें गांव में पहले होती थी। तो सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो गांव वाला बाहर से खरीद रहा है, दवा भी नहीं खरीदता था, नीम की खली से मार देता था, इंसेक्टिसाइड भी नहीं खरीदता था। वो दोज थिंग्स आर ट्रेडिशनल विजडम जिसको कहते हैं ना। तो ट्रेडिशनल विजडम वाज गुड फॉर ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। लेकिन अब आपने अपने मॉडर्न वे ऑफ लिविंग अपना लिया है, तो विजडम भी थोड़ा मॉडर्न भी अपना लीजिए। सही बात है, तब बैलेंस रहेगा हिसाब किताब। ठीक है, सही बात है सर। तो दैट इज नेसेसरी टू एडजस्ट विद द टाइम। सर हमने धान के बारे में भी बात कर ली हमने, पर जब मैं आपके सारे अचीवमेंट्स की लिस्ट देख रहा तो आपने अरहर की दाल पे, टमाटर पे और आम पे, कई चीज़ों पे बहुत सारा काम किया है। तो सर एक बार थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं आपको अरहर का उदाहरण देता हूँ। हाँ। अरहर जो फसल है वो 85% से 90% तक भारत में ही उगाई जाती है, पूरे विश्व की? और भारत में ही खाई जाती है। पूरे विश्व की? हाँ, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। हम थोड़ा बहुत म्यांमार से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा उत्पादन कम था तो, और कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका में बहुत कम होता है, और विश्व में कहीं अरहर का नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ एक नित्य अरहर का उपयोग होता है। जैसे साउथ में सांभर में यूज होता है और नॉर्थ में दाल में, हाँ। खाई जाती है, तो हम रोज़ अरहर की दाल खाते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भोजन है। लेकिन इस पर कोई वैज्ञानिक शोध नहीं हुआ था जेनेटिक्स या जीनोम के बारे में। तो हम लोगों ने 2012 में विश्व में पहली बार किसी भी दाल के ऊपर उसका जीनोम पूरा हमने सीक्वेंस करके उसका पब्लिश किया था। उसके जीन 50,000 से ज़्यादा उसमें जीन है। तो इसमें जैसे बाकी फसलों में जिस पे पूरा विश्व काम कर रहा है, जैसे धान है, टमाटर है, तो जो हमारी फसलें हैं जिस पे विश्व में कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके काम की चीज़ ही नहीं है। वो आम पे, धान पे, आम पे, अरहर पे वो लोग क्यों काम करेंगे, जूट पे क्यों काम करेंगे। इस तरह से बहुत सारी फसलें हैं। तो इसमें हम लोगों ने अध्ययन करने के बाद
अब अरहर की नई प्रजातियां विकसित कर रहे हैं। 3-4 प्रजातियां, जैसे पूसा अरहर 16-1 करके है, वो बौनी प्रजाति है, 1 मीटर ऊंचाई होगी और उसकी उपज करीब 2 टन है प्रति हेक्टेयर में। उसमें मशीन से हार्वेस्टिंग की जा सकती है। अच्छा। तो जैसे धान गेहूँ में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो अरहर में भी जो पुरानी प्रजातियां वो करीब 2-3 मीटर ऊंचाई होती है। वो तो बड़े होते उस होते गिर पर जाएगा स्प्रेइंग पौधा। भी नहीं कर सकते हैं, उसमें लकड़ी ज़्यादा होती है, दाना कम होता है। तो ये नई प्रजातियां विकसित हो रही हैं अरहर की, जिसमें कि उनकी हाइट कम होगी, 1 मीटर के करीब होगी, क्योंकि अब हमें लकड़ी खाना बनाने के लिए नहीं चाहिए, अब तो हाँ। गैस पे बन रहा है। और तो ये वैरायटी 3-4 वैरायटी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। अब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम अरहर में उपज ज़्यादा बढ़ा दें प्रति हेक्टेयर, और उसकी गुणवत्ता को हम बरकरार जैसे थे वैसे रखेंगे। तो ये पूरा जीनोम के नॉलेज के आधार पर अब उसमें दलहन में एक क्रांति हो रही है। इस तरह से चने में भी हुआ है। चने में उसमें हाइट बढ़ाने की ज़रूरत है। चना बहुत छोटा साइज़ का है, उसको करीब और थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि उसमें ज़्यादा उत्पादन हो और मशीन से फिर हार्वेस्टिंग उसकी होगी। अच्छा। तो चने में उसकी हाइट को बढ़ा दिया गया है, उसका उत्पादन भी अब 2 टन से ज़्यादा प्रति हेक्टेयर में हो रहा है। अरहर में उसकी हाइट को घटा दिया गया है, और बाकी सूखा प्रतिरोधकता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, वो सारे गुण जो एक वैरायटी में होने चाहिए धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। सिर्फ आप इतनी सारी वैरायटीज़ के बारे में बता रहे हैं, एक बार आम के बारे में बताइए ना। आम क्या है आम, मेरा सबसे। देखिए आम भी बहुत ही फेवरेट है हमारा हाँ भी। सर। हमने आम को इसीलिए चुना था कि आम भी भारत में ही 60-70% भारत में ही हाँ आम होता है हाँ पर इसका। हाँ। और ये उसमें भी मेरे ख्याल से यूपी से अकेले से 40%, 40-50% तो हाँ यूपी से आता है हाँ, सारा। लेकिन पूरे पूरे भारत में अलग अलग तरह की वैरायटी हैं। हाँ जैसे बंगाल में हिमसागर है, अल्फांसो है, उधर महाराष्ट्र में हाँ। मालदा हो गया वहाँ मालदा पे, हो गया, फिर गुजरात में केसर है, हाँ हर जिले में बैंगनपल्ली साउथ में है, हाँ हाँ हर जिले में हर स्टेट में सफ़ेदा, आम की चौसा, अलग लंगड़ा, हजारों दशहरी, वैरायटीज हैं चाहिए आम जितना। की, हाँ और सब एक से एक हैं। अभी मार्केट में तो जो बड़े बड़े हैं 8-10 वैरायटी जो मार्केट में रहती हैं। तो आम में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है विदेशों में, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसको रखने ज़्यादा दिन तक इसको रख नहीं सकते हैं। बहुत जल्दी ख़राब हो हाँ, जाता है। एक्सपोर्ट में जो टाइम लगता है, जैसे अगर जहाज़ से भेजते हैं पानी की जहाज़ से, तो 1 महीने लगेंगे, हाँ तो उतने में वो पक जाता है। हाँ। तो इस पे हमने पूरा आम का जीनोम, आम्रपाली एक वैरायटी यहाँ पर है, हाँ। पूसा में विकसित की गई थी 40 साल पहले। अच्छा। आम्रपाली जो है एक ये हाइब्रिड वैरायटी है आम की, जिसमें दशहरी को, नॉर्थ इंडियन दशहरी वैरायटी, और साउथ से जो है नीलम करके एक है, इसको क्रॉस करके बनाया गया था यहीं पर पूसा में। तो अच्छा। इसके दोनों जो पेरेंट हैं, इसके माता पिता जो दोनों हैं, और ओरिजिनल जो आम्रपाली है अभी पूसा में है, अच्छा। उसी से कटिंग से पूरा प्लांटेशन हुआ है। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके बाद 8-10 वैरायटी और आई हैं। मोदी जी ने भी उद्घाटन में आम की भी वैरायटी उसमें पर डाली। आम सर, यूजुअली आम थोड़ा सा किसान को अगर आम में काम चालू करना हो, थोड़ा महंगा पड़ जाता है उसको नहीं शुरुआत नहीं, में। महंगा नहीं पड़ेगा बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि उसमें आपको 3-4 साल तक वेट करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा बड़े किसान इसको ले पर सकते हैं। ऐसी कोई वैरायटी है जो अगर किसी को जैसे आम में घुसना है तो सीधे अगर वो बहुत हाफूस है। या अल्फांसो खरीद का नहीं ऑर्चिड नहीं, लगाने निकल अल्फांसो, जाएगा तो बहुत पैसा अल्फांसो लग नहीं जाएगा। चलेगा, क्योंकि ये बहुत टाल वैरायटी है। हाँ। आम में भी अब एक ड्वार वैरायटी, जैसे आम्रपाली आई तो ड्वार वैरायटी है, उड़ीसा वगैरह में बहुत सारे प्लांटेशन तो इसके हैं। किसी को शुरुआत करनी हो आम में तो कहाँ से अभी करेंगे? नई नई वैरायटी उषा इसमें पूसा में आई है, एक अरुणिमा करके है, अरुणिमा। बहुत अच्छी है। मल्लिका है, आम्रपाली है, और अंबिका एक लखनऊ से निकली है। कई वैरायटी निकली हैं। जब अब नए प्लांटेशन अगर आप करते हैं किसान भाई, तो आप वैरायटी बहुत सावधानी से चुनिए। नई वैरायटी ड्वार्फ वाली जो होती हैं और बहुत खूबसूरत लाल रंग के फल होते हैं, तो उनको नई वाली को आप लगाएंगे तो उसमें जो है जल्दी फल भी आएगा, फिर उत्पादन भी होगा। हर साल उसमें फलत लगेगी। आम में जो है अल्टरनेट बियरिंग होती है, एक साल फल आता है, हाँ दूसरे साल नहीं आता है। हाँ। चाहे वो केसर हो, चाहे दशहरी हो, चाहे हो। तो इसी के लिए आम्रपाली विकसित की गई थी, और जितनी भी नई नई वैरायटी है सब में आम्रपाली का ब्लड है। अच्छा, तो सब हाँ, हर जीनोम। साल फसल दे तो देते हैं। इसका भी जीनोम हम लोगों ने पूरी तरह से सीक्वेंस किया। अब उस पर स्टडी शुरू हो रही है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, फलों में टाइम लगता है।
उसमें नई प्रजाति विकसित करने में। और तो हमें ये सिर्फ जानकारी का ही नहीं, ये भी ध्यान रखना है कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत है। बिल्कुल पेड़ पौधों में तो खास करके, कोई भी क्योंकि कुछ भी बोल सकता है। देखिए ना, अगर आप कोई आर्चर लगाते हैं हाँ। 5 साल बाद आपको पता चलेगा तब कि तक तो देर हो चुकी है, पैसा लग चुका हाँ है। वैरायटी गलत किसी ने आपको बेच दिया, हाँ। तो पता चला 5 साल बाद आपने पता कि हम तो गलत प्लांट लगा दिया, ये तो एक जो इलाहाबादी सफ़ेदा नहीं है तो कोई और चीज़ है, या ये आम्रपाली नहीं होकर के कोई और तोतापुरी है। हाँ। तब आप क्या करेंगे? 5 साल तो आपका गया। और उसके तो आजकल डीएनए टेक्निक से पता चल जाता है शुरू में ही कि सही वैरायटी है कि नहीं। तो अब ये जिसके पास कम संसाधन है, जो कम, वो कैसे, वो या तो घुसा ही नहीं वो इसमें। चीज़ चीपली टेस्ट हो जाता है। अच्छा, चीपली आप संस्थाओं को दीजिए ना कि हमें ऑथेंटिक चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एक क्लीन कल्टीवेशन वाली, एक कई हज़ारों करोड़ का, जिसमें ये प्लांटिंग मटेरियल ही बनाएंगे, उसमें गुणवत्ता सहित बनाए जाएंगे, अलग अलग सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले। अच्छा। तो धीरे धीरे मतलब हर क्षेत्र में आप गुणवत्ता युक्त जो है पौध लीजिए। और जहां तक हो सके आप हाँ। गवर्नमेंट संस्थानों के पास हाँ, जाएं, वहां से बिल्कुल आपको गलत इंश्योर जानकारी कीजिए। नहीं मिलेगी। आप जैसे आपको लगाना है 1500 प्लांट लगाना है, आप बिना टेस्ट किए मत लगाओ, विश्वास के ऊपर मत लगाओ, क्योंकि आपको 5 साल बाद पता चलेगा आपका पूरा जो लागत डूब जाएगी, फिर आपको उसको पलटना पड़ेगा दूसरा लगाने के लिए। तो फलों के क्षेत्र में जैसे आप गाय भैंस खरीदते हैं, उसमें भी यही है कि आप जिस नस्ल का खरीदते हैं तो उसको मेक श्योर करते हैं, टेस्ट वो कराते तो हैं दिख वो, जाता है। हाँ, हाँ, लेकिन आम का कैसे दिखेगा? जब तक आम आएगा नहीं जब तब तक आम दिखेगा फलेगा नहीं, पत्ती से तो पता नहीं चलेगा, नहीं थोड़ा पता बहुत पता। तो आप वैज्ञानिक खेती कीजिए, मतलब सीधा है कि आप उसको वैज्ञानिक तरीके से कीजिए, संस्थाओं से जुड़ के कीजिए। जहाँ पर लागत ज़्यादा है वहाँ पर आप इंश्योर कीजिए कि आप सही मटेरियल, सही वैरायटी लगा रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं। जहाँ पे आपको लोन वगैरह ज़्यादा लेना है, पूरे प्लानिंग के साथ सही मटेरियल के साथ कीजिए। सर एक और बड़ा रोचक प्रश्न, एक बात बताएं सर, ये ऐसा क्यों है आम की जो पुरानी वाली वैरायटी है उनके तो सारे नाम मेल हैं, हाँ और जो नई वाली वैरायटी है उनके सारे नाम फीमेल हैं? अब देखिए ऐसा है ना कि जैसे समाज में परिवर्तन होता है ना धीरे धीरे। पहले जो एक क्लास में एक ही लड़की रहती थी, हाँ। अब हर क्लास में 50% बॉयज, अच्छा, 50% तो हम वो कर गर्ल। रहे हो। ऐसे ही आपने अभी नाम लिए तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ ऐसा आजकल लोग नाम रख रहे हैं, अच्छे अच्छे नाम रख रहे हैं, मेल फीमेल दोनों रख रहे हैं। पहले तो फलों का राजा इसको बोलते थे, हाँ, इसलिए मेल नाम शायद ज़्यादा रखते थे। हाँ, और आजकल उसमें ज़्यादातर खुशबू वाले आम हैं, रंग रंग वाले हैं, हाँ, हाँ, तो इसलिए मतलब फेमिनिन नेम भी रखे जा रहे हैं। तो ये तो मतलब नामकरण करने में तो लोग मतलब अपनी अपनी पसंद से, लेकिन एक माइंड सेट होता है ना, तो हमारे माइंड सेट बहुत ही परिवर्तित हुए हैं पहले की तुलना में। जैसे ना पहले बच्चियों को लोग पढ़ाते भी नहीं थे, कम पढ़ाते थे। आजकल मतलब सब जगह लेडीज हैं, औरतें हैं भागीदारी में। तो एक नई कल्चर भी हमारी डेवलप हो रही है इस तरह से ना, तो अच्छी चीज़ है, खूबसूरत है। सर ये तो कोई तरीका है ही नहीं मेरे पास कि मैं आपके 70-80 साल का सारा ज्ञान एक 1-2 घंटे के सेशन में कंपैक्ट कर पाऊँ, लेकिन फिर भी आपने जिस तरीके से उसमें चुन चुन के हमें जो कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो खासकर हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी है, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कई सारी चीज़ें नई सीखने को मिली, कई सारी नई चीज़ें पता भी पड़ी, कई नई तरीके भी पता पड़े। आई एम श्योर हमारे श्रोताओं को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपके समय के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि इससे आपका लाभान्वित होंगे और जो भी जानकारी दी गई है उसका पूरा फायदा उठाएंगे। नमस्कार। सर के बारे में आप विकिपीडिया पे भी देख सकते हैं। सर का लिंक्डइन चैनल भी है जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक्डइन प्रोफाइल भी है जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके अलावा हमारा चैनल आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरह और भी लोग हैं जो इस जानकारी से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।